Welcome to Agro Academy online learning platform, a credible, reliable and affordable learning space for agriculture aspirants. साथियों, ये हमारी सुंडा सीरीज की 13वीं क्लास है। इसके पहले की सभी क्लास प्लेलिस्ट से जरूर देखें और क्लास की पीडीएफ को एग्रो एकेडमी के वेब पोर्टल से डाउनलोड कर लें। और विमल सर ने पिछले 11 क्लास का कंबाइंड टेस्ट कल लाइव कर दिया है। सुंडा 360 टेस्ट 1 में ये सभी के लिए फ्री है, तो पोर्टल पे जाके जरूर से अटेम्प्ट करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। जी, तो आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण कमर्शियल क्रॉप्स पर बात करेंगे। हाँ, चाय और तंबाकू, मतलब ये दोनों ही फसलें परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, तो चलिए चाय यानी टी से शुरू करते हैं। इसका साइंटिफिक नाम कैमेलिया एसेप्पी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सामान्य परिचय से शुरू करते हैं। चाय का कॉमन नेम क्या है? इसका सामान्य नाम है क्वीन ऑफ बेवरेजेस, यानी पेय पदार्थों की रानी। पेय पदार्थों की रानी, अच्छा। और इसका कुल या फैमिली? इसकी फैमिली है थिएसी या कभी-कभी इसे कमेलिएसी भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति मतलब ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन है चाइना यानी चीन। ओके, अब इसके क्षेत्र और वितरण पर आते हैं। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो इसमें सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर तीनों ही भारत है। तीनों में भारत, ये तो बहुत बड़ी बात है जी। और वर्ल्ड रैंक में भी भारत का पहला स्थान है। एग्जाम में याद रखना, भारत का रैंक सीधा पूछा जाता है। बिल्कुल। और भारत के अंदर प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट? वो है असम। उत्पादन में इसका पहला स्थान है। असम, ये सवाल तो मैंने देखा है कई बार, A4 मेंस और AO में, है ना? हाँ, ये कई बार आ चुका है। असम के अलावा दार्जिलिंग और नीलगिरी की पहाड़ियां भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में है। जी। तो इस टेबल का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हाँ, जरूर। सामान्य नाम है पेय पदार्थों की रानी, कुल है थिएसी, उत्पत्ति चीन, सबसे बड़ा उत्पादक भारत और प्रमुख राज्य असम। ठीक है। याद रखो, असम की चाय भारत की शान, दुनिया में पहचान। बहुत बढ़िया। अब हम फसल प्रबंधन और कुछ विशेष तथ्यों पर आते हैं। क्रॉप मैनेजमेंट एंड स्पेशल फैक्ट्स। जी, इसमें सबसे पहले तुड़ाई की सबसे अच्छी विधि, बेस्ट प्लकिंग मेथड। हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है। ये है 2 लीव्स एंड अ बड, यानी 2 पत्ती और 1 कली। ये स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए 3 लीव्स या 1 लीव भी दे देते हैं, तो ये ध्यान रखना है। बिल्कुल। अब चाय का एक महत्वपूर्ण खरपतवार, इंपॉर्टेंट वीड ऑफ टी, वो कौन सा है? इम्पेरेटा सिलिंड्रिका। जी, इसे थैच ग्रास भी कहते हैं। इम्पेरेटा सिलिंड्रिका। हाँ, इस खरपतवार का वैज्ञानिक नाम सीधा क्वेश्चन बन चुका है। ओके, तो इस टेबल का भी रिकैप कर लेते हैं। और 1 कली और महत्वपूर्ण खरपतवार है इम्पेरेटा सिलिंड्रिका। ठीक है। और इसके लिए याद रखो, 2 पत्ती 1 कली, चाय की क्वालिटी सबसे भली। बहुत अच्छे। तो चाय के बारे में ये मुख्य बातें थीं। अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी फसल तंबाकू की तरफ। जी, टोबैको। सबसे पहले इसकी मिट्टी और गुणवत्ता की बात करते हैं, सॉइल एंड क्वालिटी एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो किस तरह की मिट्टी तंबाकू के लिए अच्छी नहीं होती? सोडिक सॉइल्स यानी सोडिक मिट्टी तंबाकू के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है, अनफिट फॉर टोबैको। ऐसा क्यों? क्या वजह है इसकी? वजह है एक्सेस क्लोराइड यानी अतिरिक्त क्लोराइड। अच्छा, क्लोराइड। हाँ, इससे पुअर बर्निंग क्वालिटी होती है, मतलब पत्ती के जलने की गुणवत्ता खराब हो जाती है। समझ गया। तो फिर सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? बेस्ट सॉइल रिएक्शन। सबसे अच्छी है माइल्ड एसिडिक सॉइल यानी हल्की अम्लीय मिट्टी। उसका पीएच कितना होना चाहिए? पीएच 5 से 6 के बीच। इससे सुपीरियर क्वालिटी लीव्स मिलती है, मतलब उत्तम गुणवत्ता वाली पत्तियां। ओके, तो क्लोराइड का मुख्य प्रभाव क्या है? क्लोराइड इफेक्ट। ये जलने की गुणवत्ता को कम करता है, रिड्यूसेस बर्निंग क्वालिटी। तंबाकू क्लोराइड के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो इस वैल्यू को कंफ्यूज नहीं करना है। अम्लीय मिट्टी सबसे अच्छी और सोडिक मिट्टी सबसे खराब। एकदम सही। तो इस टेबल का रिकैप कर लेते हैं। जी। सोडिक मिट्टी अनुपयुक्त है, बेस्ट मिट्टी है हल्की अम्लीय जिसका पीएच 5 से 6 हो, और क्लोराइड जलने की गुणवत्ता को कम करता है। ठीक है। याद रखो, अम्लीय मिट्टी में तंबाकू सोना, क्लोराइड से उसको रोना। शानदार। साथियों, एक छोटी सी जानकारी, एग्रो एकेडमी ने IBPS AFO फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जो आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पहुंचा सकता है। इसमें आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। कंपटीशन से आगे रहने के लिए अभी ज्वाइन करें, डिटेल्स टेलीग्राम पर देखें।
चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अब तंबाकू में निकोटीन निर्माण की बात करते हैं, निकोटीन फॉर्मेशन। ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। तो निकोटीन इज प्रोड्यूस्ड इन, निकोटीन बनता कहाँ है? निकोटीन बनता है रूट्स में, यानी जड़ों में। अच्छा, जड़ों में। मुझे लगता था पत्तियों में बनता होगा। नहीं, यही तो सबसे जरूरी बात है। और निकोटीन का भंडारण, स्टोरेज साइट ऑफ निकोटीन, वो है लीव्स यानी पत्तियां। मतलब बनता जड़ों में है और जमा पत्तियों में होता है। जी, और एग्जाम में यही गलती करवाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अच्छा, भारत में पहला संकर तंबाकू कौन सा था? फर्स्ट हाइब्रिड टोबैको? वो था GTH1। GTH1, ठीक है। अब तंबाकू की प्रजातियों पर आते हैं। निकोटियाना टोबैकम से शुरू करते हैं। जी। इसकी गुणसूत्र संख्या प्लॉइडी है 2n = 48। और पौधे की ऊंचाई, प्लांट हाइट? ये करीब 150 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। काफी लंबा होता है। और पत्ती कैसी होती है इसकी? लीफ नेचर? इसकी पत्ती लार्ज एंड नैरो होती है, यानी बड़ी और संकरी। और सबसे जरूरी बात, निकोटीन की मात्रा, निकोटीन कंटेंट। इसमें निकोटीन 0.5 से 5.5% तक होता है। ठीक है। और इसका उपयोग, यूसेज? इसका उपयोग स्मोकिंग एंड च्यूइंग यानी धूम्रपान और चबाने के लिए होता है। इसे कैसी मिट्टी पसंद है? प्रेफर्ड सॉइल? इसे लाइट सॉइल्स यानी हल्की मिट्टी पसंद है। ओके, अब दूसरी प्रजाति पर आते हैं, निकोटियाना रस्टिका। हाँ, इसका पौधा टबैकम से छोटा होता है, स्मॉलर देन एन टबैकम। और इसमें निकोटीन की मात्रा कितनी होती है? इसमें निकोटीन 3.5 से 8.0% तक होता है। अरे, मतलब टबैकम से काफी ज्यादा। हाँ, यहाँ ध्यान दें, रस्टिका में निकोटीन टबैकम से ज्यादा होता है। यह न्यूमेरिकल डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुका है। समझ गया। इसका उपयोग किस लिए होता है? इसका उपयोग हुक्का, च्यूइंग एंड स्नफ, मतलब हुक्का, चबाने और सूंघने के लिए होता है। और मिट्टी, प्रेफर्ड सॉइल? इसे हैवी सॉइल्स यानी भारी मिट्टी पसंद है। तो दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक को हल्की मिट्टी, दूसरे को भारी। निकोटीन 5.5% है और वो हल्की मिट्टी में होता है। रुस्टिका में निकोटीन 3.5 से 8.0% है और वो भारी मिट्टी में होता है। ठीक है। याद रखो, रुस्टिका रफ टफ, निकोटीन में हाई प्रूफ। बढ़िया। अब तंबाकू के प्रकार और कृषि क्रियाओं की बात करते हैं। सबसे पहले फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया यानी FCV तंबाकू। जी, ये एक तरह का सिगरेट टबैको है। सिगरेट तंबाकू। हाँ, और निर्यात के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेजर एक्सपोर्टेबल टाइप है। ओके। और ये कितने क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? एरिया कवरेज? करीब 30% एरिया पर। और उत्पादन में इसका हिस्सा? प्रोडक्शन शेयर? वो 20% है। मतलब एरिया 30% और प्रोडक्शन 20%। जी। अब बात करते हैं नॉन वर्जीनिया तंबाकू की। इसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं? इसमें बीड़ी, हुक्का, च्यूइंग, ये सब शामिल है। ठीक है। और इसका एरिया कवरेज? इसका एरिया कवरेज है 70%। और प्रोडक्शन शेयर? प्रोडक्शन हिस्सा है 80%। तो ये तो FCV से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है। FCV का एरिया और प्रोडक्शन कम है और नॉन वर्जीनिया का ज्यादा। समझ गया। तो इस टेबल का रिकैप। FCV सिगरेट के लिए है, निर्यात होता है, एरिया 30% और प्रोडक्शन 20% है। नॉन वर्जीनिया बीड़ी हुक्का के लिए है, एरिया 70% और प्रोडक्शन 80% है। ओके। और इसके लिए याद रखो, FCV विदेशी, नॉन वर्जीनिया देसी। बहुत खूब। अब कुछ जरूरी कृषि क्रियाओं पर आते हैं। टॉपिंग यानी शीर्ष कर्तन। हाँ, ये एक ऑपरेशन है जिसमें रिमूवल ऑफ फ्लावर हेड होता है, मतलब फूल के शीर्ष भाग को हटा दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पत्ती का आकार और गुणवत्ता में सुधार करना, इम्प्रूव लीफ साइज एंड क्वालिटी। अच्छा, ताकि सारी एनर्जी पत्तियों में जाए। बिल्कुल। अब अगली क्रिया है डीसकरिंग। ये कब की जाती है? ये टॉपिंग के लगभग 7 दिन बाद की जाती है। इसमें क्या हटाते हैं? इसमें लैटरल बड्स या सकर्स को हटाया जाता है, मतलब पार्श्व कलिकाओं को। और इसका उद्देश्य? इसका भी उद्देश्य पोषक तत्वों को पत्तियों की ओर भेजना है, डाइवर्ट न्यूट्रिएंट्स टू लीव्स। ठीक है। और आखिरी है प्राइमिंग। ये क्या है? प्राइमिंग में पकी हुई पत्तियों को तोड़ा जाता है, रिमूवल ऑफ मैच्योर्ड लीव्स। ये कितनी बार करते हैं? नंबर ऑफ प्राइमिंग्स? ये 5 से 6 बार की जाती है। और ये किस तरह के तंबाकू में उपयोग होती है? ये सिगरेट एंड रैपर टोबैको में उपयोग होती है। ओके। तो इन क्रियाओं का भी एक रिकैप हो जाए। जरूर। टॉपिंग मतलब फूल हटाना, डीसकरिंग मतलब साइड की कलियां हटाना और प्राइमिंग मतलब पकी पत्ती तोड़ना। ठीक है। याद रखो,
टॉप करो क्वालिटी के लिए, सकर हटाओ एनर्जी के लिए, प्राइम करो पत्ती के लिए। बेहतरीन। तो अब एक फाइनल समरी हो जाए। हाँ, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जी। चाय की फैमिली TSC, चाय उत्पादन में भारत का रैंक पहला। प्रमुख राज्य असम। बेस्ट प्लकिंग, 2 पत्ती और 1 कली। तंबाकू के लिए बेस्ट मिट्टी का pH, 5 से 6। निकोटीन बनता है जड़ों में एन टोबैकम में निकोटीन 0.5, 5.5%। और एन रस्टिका में निकोटीन 3.5, 8.0%। FCV तंबाकू का एरिया 30%। और प्राइमिंग 5 से 6 बार। अब वो वैल्यूज बताइए जो सबसे ज्यादा रिपीट होती हैं। हाई प्रायोरिटी वैल्यूज। हाँ, तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वालों में है 1, चाय की तुड़ाई की विधि, 2 पत्ती 1 कली। 2, निकोटीन बनने का स्थान, जड़े, 3 तंबाकू के लिए मिट्टी का pH, 5, 6 अम्लीय, 4 रस्टिका और टोबैकम में निकोटीन का अंतर, 5 भारत का पहला तंबाकू हाइब्रिड, GTH1, 6 चाय उत्पादन में भारत का स्थान पहला, और 7 टॉपिंग का उद्देश्य पत्ती की गुणवत्ता बढ़ाना। जी, ये लगभग हर एग्जाम में आते हैं। ये रहे 2 इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप की डिटेल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की तरफ। तो चलिए सबसे पहले टर्म से शुरू करते हैं। पहला है क्योरिंग। क्योरिंग, इंग्लिश में इसे कहते हैं अ ड्राइंग प्रोसेस टू रिमूव मॉइस्चर। अच्छा, तो ये बस सुखाने की प्रक्रिया है? नहीं, सिर्फ सुखाना नहीं, इसका असली मकसद है टू डेवलप कलर, टेक्सचर एंड अरोमा। मतलब फसल में सही रंग, बनावट और एक खास सुगंध विकसित करना, जैसे तंबाकू में होता है। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फ्लू क्योरिंग फॉर सिगरेट टोबैको। सिगरेट वाले तंबाकू में यही करते हैं। और एग्जाम के लिहाज से ये AFO मेंस में मैच द कॉलम में आ चुका है। और स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं कि वो इसे स्टोरेज के लिए की जाने वाली सामान्य ड्राइंग समझ लेते हैं। ऑप्शन में यही गलती करवाते हैं। तो याद रखने के लिए कोई ट्रिक? बस इतना याद रखें, क्योर करके तंबाकू को रंगीन और खुशबूदार बनाते हैं। एग्जाम में याद रखना, क्योरिंग मतलब क्वालिटी सुधारना। बहुत बढ़िया। अगला टर्म है एरेबल क्रॉप्स। एरेबल क्रॉप्स, ये वो फसलें हैं क्रॉप्स रिक्वायरिंग प्रिपैरेटरी टिलेज, मतलब जिन्हें उगाने से पहले खेत की जुताई जरूरी है। हाँ, प्रारंभिक जुताई, जैसे आलू, तंबाकू, धान, गन्ना, मक्का, इन सब के लिए खेत तैयार करना पड़ता है। इस पे सवाल कैसे बनता है? IBPS, AFO और स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स में सीधा परिभाषा पर आधारित MCQ बनता है। और आम गलती क्या होती है? लोग इसे किसी भी खेत की फसल समझ लेते हैं, जबकि इसका सही मतलब है जुताई योग्य फसल। याद रखने के लिए एक सिंपल लाइन, अरे भाई खेत जोत करी तो आलू गन्ना लगेगा। एरेबल मतलब जुताई, तो एरेबल क्रॉप्स मतलब जिन्हें तैयारी वाली जुताई चाहिए। ठीक है। अब आते हैं आली क्रॉप्स पर। आली मतलब गली। एग्जैक्टली। एली क्रॉप्स यानी क्रॉप्स ग्रोन इन एलीज बिटवीन रोज ऑफ ट्रीज। जब पेड़ों की कतारों के बीच जो खाली जगह होती है, जो गली जैसी दिखती है, उसमें फसलें उगाते हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे शकरकंद, उड़द, हल्दी, अदरक, ये सब। एग्जाम में इसके उदाहरण पूछे जाते होंगे। हाँ, उदाहरण देकर पूछा जाता है इनमें से कौन सी एले क्रॉप है। और एक बात, इसे इंटरक्रॉपिंग से कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पेड़ों की कतारों का होना जरूरी है। समझ गया। ट्रिक क्या होगी? पेड़ों की गली में हल्दी अदरक की खेती, मतलब एले क्रॉप्स इज इक्वल टू पेड़ों के बीच की फसल। बहुत अच्छे। अगला टर्म है ऑगमेंटिंग क्रॉप्स। ऑगमेंटिंग क्रॉप्स इंग्लिश में कहें तो क्रॉप्स ग्रोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप। मतलब ये सहायक फसलें हैं जो मुख्य फसल की उपज को बढ़ाने के लिए होती हैं। बिल्कुल, जैसे बरसीम के साथ सरसों लगा दी या लूसर्न के साथ सरसों। इससे मुख्य फसल की उपज पर असर नहीं पड़ता, पर एक अतिरिक्त उपज मिल जाती है। ये तो कॉन्सेप्ट आधारित सवाल लग रहा है। हाँ, ये AFO मेंस में आता है। याद रखने की ट्रिक है, बरसीम में सरसों मिलाओ, उपज को ऑगमेंट यानी बढ़ाओ। ठीक है। अब है एवेन्यू क्रॉप्स। एवेन्यू का मतलब तो रास्ता होता है। सैली पकड़ा। एवेन्यू क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स ग्रोन अलोंग फार्म रोड्स, बंड्स एंड फेंसेस, यानी खेत की सड़कों, मेड़ों और बाड़ के किनारे उगाई जाने वाली फसलें। जैसे अरहर लगा देते हैं मेड़ पर। हाँ, अरहर, सिसिल, ग्लाइसरिडिया, ये सब इसके उदाहरण हैं। एग्जाम में सीधा उदाहरण ही पूछा जाता है। और इसकी मेमोरी लाइन? एवेन्यू यानी रास्ते के किनारे अरहर लगाओ। ये तो आसान था। अब आते हैं सबसे कॉमन टर्म पर, कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स, क्रॉप्स ग्रोन मेनली फॉर सेल एंड कैश इनकम,
वो फसलें जो मुख्य रूप से बेचने और नकद पैसा कमाने के लिए ही उगाई जाती हैं। जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना। बिल्कुल, ये तो मतलब न्यूमेरिकल डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुका है कई एग्जाम्स में। बहुत ही कॉमन सवाल है। इसमें भी लोग गलती करते हैं। हाँ, कभी-कभी स्टूडेंट्स गेहूं या चावल को भी कैश क्रॉप मान लेते हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से खाद्य फसलें यानी फूड क्रॉप्स हैं। तो ट्रिक है, कपास, गन्ना बेचो, कैश कमाओ। एकदम। अब अगला देखते हैं कैच क्रॉप्स। के लिए ये कम समय वाली फसलें उगाते हैं। अच्छा, जैसे अगर बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया? बिल्कुल, तो आप मूंग, उड़द, लोबिया या प्याज जैसी फसल लगा सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू में भी पूछते हैं। और याद कैसे रखें? मुख्य फसल गई तो मूंग, उड़द से सीजन कैच करो। बहुत अच्छा। अब है कोल क्रॉप्स। ये क्या है? कोल क्रॉप्स ये है कोल्ड सीजन क्रूसिफरस क्रॉप्स टॉलरेंट टू फ्रॉस्ट, मतलब सर्दियों की क्रूसिफरी यानी सरसों परिवार की फसलें जो पाला सहन कर सकती हैं। जैसे गोभी? हाँ, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट। AFO में ग्रुपिंग पर सवाल आता है कि इनमें से कौन कोल क्रॉप नहीं है। ठीक है, इसकी ट्रिक? कोल्ड मतलब कोल, क्रॉप्स गोभी परिवार। अगला है कवर क्रॉप्स। इसे मल्च क्रॉप्स भी कहते हैं। जी, कवर क्रॉप्स क्रॉप्स ग्रोन टू कवर सॉइल एंड प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस एंड इरोजन। ये फसलें जमीन को ढकने के लिए उगाते हैं ताकि मिट्टी का कटाव और नमी का नुकसान रुक सके। जैसे लोबिया, मूंगफली। हाँ, लोबिया, मूंगफली, उड़द, शकरकंद। सॉइल कंजर्वेशन से जुड़ा ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो याद रखने के लिए जमीन को कवर करो लोबिया मूंगफली से। बहुत अच्छे। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स की। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स ऐसी फसलें जो क्रॉप्स दैट म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर व्हेन ग्रोन टुगेदर, मतलब एक साथ उगाने पर एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं। इसका कोई उदाहरण? सबसे क्लासिक उदाहरण है ज्वार प्लस लोबिया। ज्वार के साथ लोबिया। लोबिया नाइट्रोजन फिक्स करता है जो ज्वार को मिलता है। अच्छा, ये तो इंटरक्रॉपिंग के सिद्धांत पर आधारित सवाल हो गया। हाँ, इसकी ट्रिक है ज्वार और लोबिया एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है। अगला है ले क्रॉप्स। ले क्रॉप्स क्रॉप्स ग्रोन मेनली फॉर ग्रेजिंग और फॉडर। ये फसलें मुख्य रूप से पशुओं को चराने या चारे के लिए उगाई जाती हैं। जैसे बरसीम? बरसीम, सरसों एग्जाम में फॉडर क्रॉप्स के उदाहरण पूछे जाते हैं। इसकी ट्रिक तो मजेदार लग रही है। हाँ, ले भाई चारा खा ले बरसीम। अच्छा है। अब एक और जरूरी टर्म, नर्स क्रॉप्स। नर्स क्रॉप्स जैसा नाम है वैसा काम। क्रॉप्स दैट प्रोवाइड शेड और फिजिकल सपोर्ट टू अदर क्रॉप्स। ये फसलें दूसरी फसल को सहारा या छाया देती हैं, जैसे एक नर्स देखभाल करती है। जैसे मटर में सरसों? बिल्कुल, मटर में सरसों या लोबिया में ज्वार। ये AFO और AFO मेंस का पसंदीदा सवाल है। और इसकी मेमोरी लाइन? मटर की नर्स है सरसों। बहुत खूब। हमारा आखिरी टर्म है इस सेट का, पेयर्ड रो क्रॉपिंग। पेयर्ड रो क्रॉपिंग क्रॉपिंग सिस्टम विथ पेयर्ड रोज टू कंजर्व मॉइस्चर। इसमें फसलों को जोड़ीवार कतारों में लगाते हैं और बीच में ज्यादा जगह छोड़ते हैं ताकि नमी बची रहे। जैसे ज्वार के साथ अरहर? हाँ, सोरगम प्लस पिजन पी। ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और याद रखने के लिए पेड़ बनाकर नमी बचाओ। तो इस पहली टेबल का एक छोटा सा रिकैप हो जाए। जरूर। इस टेबल का रिकैप, एरेबल क्रॉप्स को जुताई चाहिए, एली क्रॉप्स पेड़ों के बीच, कैश क्रॉप्स पैसे के लिए, कैच क्रॉप्स मुख्य फसल फेल होने पर, कवर क्रॉप्स मिट्टी ढकने के लिए और नर्स क्रॉप्स सहारा देने के लिए। याद रखो, हर फसल का अपना खास मकसद और नाम होता है। चलिए, एग्रो अकेडमी के IBPS FO फाउंडेशन बैच के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं। ये बैच तैयारी को कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकता है। कंपटीशन से आगे रहने के लिए अभी ज्वाइन करें, डिटेल्स टेलीग्राम पर देखें। चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अब हम दूसरे सेट पर आते हैं। पहला है रेस्टोरेटिव क्रॉप्स। रिस्टोर मतलब सुधारना, तो ये मिट्टी सुधारने वाली फसलें हैं। बिल्कुल, रेस्टोरेटिव क्रॉप्स दैट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी अलोंग विथ यील्ड। ये उपज देने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरकता को भी सुधारती हैं या पुनर्स्थापित करती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ऑल लेग्यूम्स, सभी दलहनी फसलें। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। सीधा सवाल आता है, लोग इसमें क्या गलती करते हैं? सिर्फ कुछ दलहनों का नाम याद रखते हैं। याद रखें, सभी लेग्यूम्स रिस्टोरेटिव होती हैं। तो मेमोरी लाइन होगी, दलहन लगाओ, मिट्टी को रिस्टोर करो। बहुत अच्छा। अगला है स्किप क्रॉपिंग। स्किप क्रॉपिंग
वन रो लेफ्ट अनसोन इन अ रेगुलर रो पैटर्न। इसमें सामान्य बुवाई पैटर्न में एक कतार को जानबूझकर खाली छोड़ दिया जाता है। ये क्यों करते हैं? वाइडली यूज्ड इन ड्राईलैंड क्रॉप्स। ये तकनीक सूखी खेती में अपनाई जाती है, नमी बचाने के लिए। अच्छा, इस पर कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न बनता होगा। हाँ, AFO मेंस में बनता है। याद रखने की ट्रिक है, सूखे में एक लाइन स्किप करो, पानी बचाओ। ठीक है। अब है स्मदर क्रॉप्स। स्मदर का मतलब तो दम घोटना होता है। सही समझे। स्मदर क्रॉप्स, फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स दैट सप्रेस वीड्स बाय हेवी ग्रोथ। ये तेजी से बढ़कर और फैलकर खरपतवार को ढक लेती हैं और उन्हें पनपने नहीं देती, उनका दम घोंट देती हैं। जैसे लोबिया, सरसों। हाँ, काउपी, मस्टर्ड, सोरगम, ये वीड मैनेजमेंट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो इसकी ट्रिक? लोबिया खरपतवार का दम घोंट देती है। अगला टर्म बहुत दिलचस्प है, ट्रैप क्रॉप्स या डिकॉय क्रॉप्स। ट्रैप क्रॉप्स, क्रॉप्स ग्रोन टू अट्रैक्ट पेस्ट्स अवे फ्रॉम द मेन क्रॉप। ये जाल की तरह काम करती हैं। मुख्य फसल को कीटों से बचाने के लिए किनारे पर कुछ ऐसी फसलें लगाते हैं जो कीटों को अपनी ओर खींचती हैं। इसका कोई खास उदाहरण? जैसे सोलनेसी कुल की फसलें ओरोबैंचे को ट्रैप करने के लिए लगाई जाती हैं। ये IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो कीटों को फंसाने के लिए एक जाल। हाँ, ट्रिक है, कीटों को जाल में फंसाओ, मुख्य फसल बचाओ। अगला है सिलेज क्रॉप्स। सिलेज क्रॉप्स, क्रॉप्स प्रिजर्व्ड बाय फर्मेंटेशन फॉर लीन सीजन फॉडर। ये वो फसलें हैं जिन्हें फर्मेंटेशन यानी किण्वन प्रक्रिया से संरक्षित करके साइलेज बनाते हैं, ताकि चारे की कमी के समय पशुओं को खिलाया जा सके। बिल्कुल, जैसे बरसीम, लोबिया। ये एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ा सवाल है। और याद रखने के लिए, साइलेज बनाकर चारा साल भर चलाओ। बहुत अच्छे। अब कुछ सिस्टम्स की बात करते हैं, जैसे मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग, फार्मिंग सिस्टम कंबाइनिंग क्रॉप्स विथ लाइवस्टॉक एंड एलाइड एक्टिविटीज। यह खेती की एक प्रणाली है जिसमें फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन जैसी गतिविधियां भी होती हैं। क्रॉप प्लस डेयरी प्लस पोल्ट्री प्लस फिशरीज। हाँ, इस पर परिभाषा आधारित सवाल ही आता है। याद रखने की ट्रिक है, मिक्स्ड फार्मिंग मतलब खेती प्लस पशु। ठीक है। और क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑन द सेम लैंड। एक ही जमीन पर एक निश्चित क्रम में अलग अलग फसलें उगाना। जैसे धान के बाद गेहूं, फिर मूंग। बिल्कुल। राइस, व्हीट, मूंग। ये बहुत बेसिक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ट्रिक है, फसल को रोटेट करो, मिट्टी को सेहतमंद रखो। और इसका उल्टा होता है मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर। हाँ, मोनोक्रॉपिंग, ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। एक ही जमीन पर साल दर साल केवल एक ही फसल उगाना। जैसे लगातार गेहूं या लगातार कपास। जी, और ये सॉइल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसकी ट्रिक तो नाम में ही है, मोनो मतलब एक ही फसल बार बार। अब है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग, ग्रोइंग 2 or more crops on the same land in 1 year। एक ही खेत में एक साल में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। जैसे धान, गेहूं, मक्का, आलू। बिल्कुल, क्रॉपिंग इंटेंसिटी से जुड़ा सवाल यहीं से बनता है। याद रखने के लिए, एक साल मल्टीपल फसल। इसी से जुड़े 2 टर्म हैं जिनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहले इंटरक्रॉपिंग, 2 or more crops grown simultaneously in a definite row pattern। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक निश्चित कतार पैटर्न में उगाना। जैसे ज्वार की 2 कतारों के बाद अरहर की एक, वो रेशियो वाला सवाल। बिल्कुल, सोरगम प्लस पिजन पी 2.1। ये 2.1 रेशियो बहुत जरूरी है। ट्रिक है, इंटर मतलब बीच में, कतारों के बीच दूसरी फसल। और मिक्स्ड क्रॉपिंग? मिक्स्ड क्रॉपिंग, 2 or more crops grown without a row pattern। 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर बिना किसी कतार पैटर्न के बो देना, जैसे गेहूं प्लस चना। तो मुख्य अंतर पैटर्न का है। हाँ, सबसे बड़ी गलती यही होती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में कोई डेफिनेट रो पैटर्न नहीं होता। यही मुख्य अंतर है। एग्जाम में याद रखना। इसकी ट्रिक है, मिक्स मतलब सब मिला दिया। समझ गया। अगला है सीक्वेंस क्रॉपिंग। सीक्वेंस क्रॉपिंग, क्रॉप्स ग्रोन वन आफ्टर अनदर इन सीक्वेंस। एक फसल कटने के तुरंत बाद दूसरी, फिर तीसरी, एक क्रम में। जैसे धान के बाद सरसों, फिर मूंग। हाँ,
राइस, मस्टर्ड, ग्रीन ग्राम। ट्रिक है एक के बाद एक, यही है सीक्वेंस। अब एक बहुत ही एडवांस्ड तकनीक, रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग। सेकेंड क्रॉप इज सोन बिफोर हार्वेस्टिंग द मेन क्रॉप। इसमें पहली मुख्य फसल की कटाई से कुछ दिन पहले ही दूसरी फसल की बुवाई कर दी जाती है, जैसे रिले रेस में होता है। बिल्कुल। इसका क्लासिक उदाहरण है लाइथ्योर इन स्टैंडिंग राइस, खड़ी धान की फसल में खेसारी की बुआई। ये मल्टीपल क्रॉपिंग का एक इंटेंसिव रूप है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। और इसकी ट्रिक? रिले रेस की तरह एक के खत्म होने से पहले दूसरा शुरू। और इस लिस्ट का आखिरी टर्म? रैटूनिंग। रैटूनिंग। नेक्स्ट क्रॉप इज रेज्ड फ्रॉम द स्टबल्स ऑफ द प्रीवियस क्रॉप। पिछली फसल के कटने के बाद बचे हुए ठूंठ से ही अगली फसल लेना। जैसे गन्ने की पेड़ी? हाँ, रैटून शुगरकेन। सबसे कॉमन उदाहरण गन्ना ही है। और इसकी मेमोरी लाइन? गन्ने की पेड़ी है एक रैटूनिंग। चलिए, तो अब इस दूसरी टेबल का भी एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हाँ, इस टेबल का रिकैप। रेस्टोरेटिव क्रॉप्स मिट्टी सुधारती हैं। ट्रैप क्रॉप्स कीटों को फंसाती हैं। क्रॉप रोटेशन में फसलें बदलते हैं। इंटरक्रॉपिंग में कतारा पैटर्न होता है। रिले क्रॉपिंग में ओवरलैपिंग होती है और रैटोनिंग में ठूंठ से नई फसल लेते हैं। याद रखो, सही तकनीक से खेती में फायदा ही फायदा। तो आज हमने बहुत सारे जरूरी टर्म्स पर बात की। एक बार सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स का फाइनल क्विक रिवीजन हो जाए। जरूर, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स का क्विक रिवीजन। एरेबल क्रॉप्स जुताई वाली, कैश क्रॉप्स पैसे वाली, कवर क्रॉप्स मिट्टी ढकने वाली, नर्स क्रॉप्स सहारा देने वाली, रिस्टोरेटिव क्रॉप्स मिट्टी सुधारने वाली, क्रॉप रोटेशन फसल चक्र, इंटरक्रॉपिंग निश्चित कतार, रिले क्रॉपिंग ओवरलैपिंग और रैटूनिंग पेड़ी। और इनमें से सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले हाई प्रायोरिटी टर्म्स कौन से हैं? सभी दलहन, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में अंतर, रिले क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट और रैटूनिंग का उदाहरण। ये लगभग हर एग्जाम में आते हैं। इनको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। क्लास पीडीएफ रिवाइज करें और ऑडियो को रिटेंशन के लिए रीप्ले करें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। एनआर सुंडा बुक का कंप्लीट रिवीजन हम डेली साथ में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।